मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोलाइड में हम लोग अपोहन डिस्कस कर चुके थे पीछे, डायलिसिस, जिसमें हमने बात की थी। अपोहन क्या था एक बार फिर बता देता हूँ। अपोहन तो चरमपत्र झिल्ली से कोलाइडी कण जो है वो क्रॉस नहीं हो पाते। तो जैसे ये मान लो चरमपत्र झिल्ली है, इस पर अगर मैं कोई अशुद्ध कोलाइडी विलयन डालूँ, अशुद्ध कोलाइडी विलयन यानी जिसमें एक तो कोलाइडी कण है और दूसरा वैद्युत अपघटन है, जैसे NaCl है। तो हमने स्टार्च का उदाहरण लिया था, स्टार्च और NaCl विलयन मिक्स है। तो हमने ऐसे विलयन को जब चरमपत्र झिल्ली पर डाला तो स्टार्च के कण तो ऊपर ही रह गए, क्योंकि कोलाइडी कण चरमपत्र झिल्ली से नहीं क्रॉस हो पाते, और नमक के कण जो थे वो चरमपत्र झिल्ली से क्रॉस होकर नीचे चले गए, जिससे कोलाइडी विलयन जो है वो शुद्ध हो गया। तो अपोहन या डायलिसिस जो है मेन वो कोलाइड के शुद्धिकरण की या शोधन की विधि है। तो कोलाइडी विलयन का जो शोधन है वो अपोहन से किया जाता है, प्योरिफिकेशन जो है अपोहन से किया जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? वैद्युत कण संचलन हमने डिस्कस किया था कि कोलाइडी विलयन जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज होगा जिसके कणों पर, और दूसरे ऋणात्मक यानी जिसके कणों पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कोलाइड और एक ऋणात्मक कोलाइड, एक पॉजिटिव कोलाइड और एक नेगेटिव कोलाइड। अब वैद्युत कण संचलन क्या है? हमें ये पता लगाना है कि कोई कोलाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव का एग्जांपल मैंने लिया था, आपको बताया था धातु हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव सोल होते हैं, और धातु सल्फाइड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव सोल होते हैं। अब मेरे को ये पता लगाना है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो मैं पता लगाऊंगा वैद्युत कण संचलन से। और बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हम यू आकार की नली ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, यू आकार की नली ले ली। नली के एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी साइड नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, यानी एक साइड तो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और एक साइड बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो एक इलेक्ट्रोड तो एनोड बन गया और एक इलेक्ट्रोड कैथोड बन गया। तो एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ लिया जो एनोड का काम कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लिया जो कैथोड का काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, मान लो मेरे को फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल पे ये पता लगाना है कि इसके कोलाइडी कणों पर क्या आवेश है। तो मैं इसको इस यू आकार की नली में भर दूंगा। इस यू आकार की नली में मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन भर दिया। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण हैं कोलाइडी कण। अब मेरे को ये पता लगाना है कि इन कणों पर क्या आवेश है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी तो ये सारे विलयन में समान रूप से फैले हुए हैं, लेकिन मैं जैसे ही करंट ऑन करूँगा, धारा प्रवाहित करूँगा, तो कॉमन सी बात है कि अगर कण पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लग जाएंगे। तो वो सारे के सारे कण जितने भी होंगे वो कैथोड पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर पता लग जाएगा कि ये कण जो है पॉजिटिव चार्ज है।
अगर सारे कण कैथोड पर इकट्ठे हो गए तो पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पर इकट्ठे हो गए तो नेगेटिव चार्ज है। तो यही वैद्युत कण संचलन होता है। कणों पर आवेश का पता लगाने की विधि है ये। कणों पर आवेश का निर्धारण, और यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है या 12th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोलाइडी कणों पर आवेश का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो कोलाइडी कणों पर आवेश का निर्धारण वैद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कोलाइडी विलयन को एक यू आकार की नली में भर लेते हैं और कोलाइडी कण जो होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो धारा की उपस्थिति में यानी धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाना, यानी अगर पॉजिटिव कोलाइडी कण है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और अगर नेगेटिव कोलाइडी कण है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो धारा की उपस्थिति में यानी धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कोलाइडी कणों पर आवेश का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो वैद्युत कण संचलन से करते हैं। अगला जो गुण आता है कोलाइडी विलयन का वो आता है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडी विलयन में प्रकाश का जो पथ होता है, प्रकाश का पथ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरता है, एक लाइट का बीम क्रॉस होता है, तो उस प्रकाश का पथ यानी लाइट का पाथ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, क्लियरली सीन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, वायु में जो धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल इन एयर, कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है। तो जब हम अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं और सूर्य का प्रकाश किसी भी छिद्र से कमरे में आ रहा होता है तो उसका बिल्कुल पथ जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है कि सूर्य का प्रकाश इस छिद्र से आ रहा है। तो कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो प्रकाश का पथ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपसे जो पूछा जाता है, टिंडल प्रभाव का कारण पूछा जाता है। तो टिंडल प्रभाव का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कोलाइडी कण जो होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे प्रकाश का पथ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे ये मान लो कोलाइडी विलयन है, ये मैंने कोई कोलाइडी विलयन ले लिया। अब इसके आगे मान लो वास्तविक विलयन भी अपने लिया हुआ है, ये वास्तविक विलयन है, ये वास्तविक विलयन है, ट्रू सॉल्यूशन है। ये कोलाइडी विलयन है। ये तो हो गया वास्तविक विलयन पहले वाला, दूसरे वाला होगा कोलाइडी विलयन। अब मैंने एक प्रकाश स्रोत लिया, लाइट का सोर्स लिया, ये मान लो मैंने टॉर्च ले ली, लाइट सोर्स ले लिया। अब इसमें से लाइट निकलेगी, तो ये लाइट निकल रही है इसमें से। तो जब ये लाइट इसमें से क्रॉस हो रही है तो होगा क्या? देखो, इस कोलाइडी विलयन के अंदर इस प्रकाश का पथ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि ये लाइट कहाँ से क्रॉस हुई है। क्लियर? यही घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। अब देखो, लाइट तो यहाँ से भी क्रॉस हुई है, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर उसका पथ दिखाई देगा। इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो जब किसी प्रकाश पुंज को, लाइट के बीम को हम कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो उसका पथ स्पष्ट दिखाई देता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। आपसे कारण पूछा जाएगा तो टिंडल प्रभाव का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला जो गुण आता है कोलाइडी विलयन का वो आता है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या है? देखो, ये मान लो कोलाइडी विलयन है, ये मान लिया आपने कोलाइडी विलयन है, और इसमें ये कोई कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण पड़े हैं। अब किसी भी एक कण को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो कोलाइडी कण क्या करेगा? ये कोलाइडी विलयन में यूँ आ रहा है, मान लो नीचे की ओर गति कर रहा है इस तरह से,
तो ये रास्ते में प्रक्षेपण माध्यम के कण से टकरा जाएगा। तो कोलाइडी विलन में अपने दो घटक पढ़े थे, एक प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम। जो कोलाइडी कण होता है वो प्रक्षिप्त परावस्था का कण है, तो ये नीचे की ओर गति कर रहा है, लेकिन रास्ते में प्रक्षेपण माध्यम आया तो ये कण उससे टकरा गया और टकरा कर वापस ऊपर की ओर चला गया। ऊपर फिर किसी प्रक्षेपण माध्यम से टकराया और इस साइड मुड़ गया। इधर फिर किसी प्रक्षेपण माध्यम के कण से टकराया, इस साइड मुड़ गया। फिर प्रक्षेपण माध्यम के कण से टकराया, इस साइड मुड़ गया। तो इस प्रकार कोलाइडी कण जो होता है वो कोलाइडी विलन में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति, जिग जैग मूवमेंट करता है। इसी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो कोलाइडी कण जो होते हैं वो कोलाइडी विलन में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसे हम ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। अब ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से देखो। आकार ज़्यादा है, अगर कण का आकार बड़ा है तो कॉमन सी बात है वो कण भारी होगा। भारी होगा तो उसकी जो ब्राउनी गति है वो कम हो जाएगी। आकार अधिक होने पर ब्राउनी गति कम हो जाती है। अगर ताप ज़्यादा है, ताप बढ़ा देंगे तो कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे ब्राउनी गति भी बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति बढ़ती है। और अगर विलन की श्यानता ज़्यादा है, श्यानता यानी गाढ़ापन, विस्कोसिटी बोलते हैं, विलन की श्यानता ज़्यादा है, विलन जो है वो गाढ़ा है, तो गाढ़े विलन में जो कण होते हैं वो धीमी गति करते हैं। कॉमन सी बात है, चाशनी में और पानी में, तो चाशनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, श्यानता ज़्यादा है। चाशनी में, पानी में अगर मैं कोई कण डालता हूँ तो पानी में वो तेज़ी से गति करेगा, लेकिन चाशनी में वही कण धीमी गति से गति करेगा। क्यों धीमी गति करेगा? क्यों? क्योंकि चाशनी की श्यानता, गाढ़ापन क्या है, ज़्यादा है, तो गाढ़ापन बढ़ते ही गति कम हो जाती है। अब अगला जो गुण आता है कोलाइडी विलन का वो आता है स्कंदन। स्कंदन, कोएगुलेशन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका 12th के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोएगुलेशन, स्कंदन। अब स्कंदन क्या है पहले इसको समझेंगे हम। तो स्कंदन में क्या होता है, कोलाइडी विलन पर हमने पढ़ा कि या तो पॉजिटिव चार्ज है और या कणों पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये मैं दो कोलाइडी विलन दिखा रहा हूँ। एक के कणों पर, सारे कणों पर पॉजिटिव चार्ज है और एक के सारे कणों पर नेगेटिव चार्ज है। ये तो सारे कणों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो पॉजिटिव कोलाइडी विलन ले लिया, और ये ले लिया नेगेटिव कोलाइडी विलन। ये द्रव विरोधी कोलाइड हैं। द्रव विरोधी कोलाइड हमने पढ़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब मैंने इसमें NaCl मिलाया, कोई ना कोई वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, इसमें भी NaCl मिला दिया, इसमें भी NaCl मिला दिया। तो स्कंदन क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड में जब मैं कोई वैद्युत अपघटन मिलाता हूँ, जैसे मैंने NaCl मिलाया, तो जो पॉजिटिव चार्ज कण है, सारे कणों पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, कॉमन सी बात है, नेगेटिव से, तो ये Cl माइनस से जुड़ जाएगा, क्योंकि NaCl में नेगेटिव कौन सा है, Cl माइनस है। ऐसे जो नेगेटिव है, नेगेटिव किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से, तो ये सारे कण Na पॉजिटिव से जुड़ेंगे। अब सबसे पहली बात वापस क्लियर करें, कोलाइडी विलन स्कंदित क्यों नहीं होते, क्योंकि सारे कणों पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या है, प्रतिकर्षण है, तो ये कण दूर दूर रह रहे हैं। अगर किसी प्रकार से मैं इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त कर दूं, इस पॉजिटिव चार्ज को भी समाप्त कर दूं, इस पॉजिटिव चार्ज को भी समाप्त कर दूं, तो ये सारे कण उदासीन हो जाएंगे। उदासीन हो जाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ते ये कण भारी हो जाएंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें विद्युत अपघटन मिला दिया। क्या किया, इसमें विद्युत अपघटन जैसे NaCl मिला दिया। अब पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ के उदासीन हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव किससे जुड़ा, नेगेटिव से, तो ये उदासीन हो गया।
ऐसे ये पॉजिटिव भी नेगेटिव से जुड़ा, ये भी क्या हो गया, उदासीन हो गया। अब ये उदासीन कण आपस में जुड़कर भारी हो जाएंगे और नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाएंगे। इसी घटना को ही हम स्कंदन कहते हैं। तो जब द्रव विरोधी कोलाइड में हम वैद्युत अपघटय मिलाते हैं, क्या मिलाया हमने, वैद्युत अपघटय। जब द्रव विरोधी कोलाइड में हम वैद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो कोलाइडी कण जो होते हैं उनका आवेश जो होता है वो उदासीन हो जाता है, यानी कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों का इस प्रकार अवक्षेपित होना ही स्कंदन या उर्णन कहलाता है। स्कंदन या उर्णन, स्कंदन या उर्णन कहलाता है, उर्णन, स्कंदन या उर्णन कहलाता है। और स्कंदन की क्रिया में जो आयन भाग लेता है, विद्युत अपघटय का जो आयन भाग लेता है, यानी जिसका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है, उसे हम सक्रिय आयन या उर्णन आयन, एक्टिव आयन कहते हैं। जैसे पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो NaCl में से माइनस से कौन सा आयन क्रिया करेगा, प्लस। तो NaCl में Na प्लस है तो Na प्लस को यहाँ हम सक्रिय आयन या उर्णन आयन कहेंगे। अब Na प्लस क्या करेगा, इन माइनस वाले कणों को उदासीन कर देगा, तो ये माइनस वाले कण उदासीन हो गए, उदासीन होते ही एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इनका स्कंदन हो जाएगा। क्लियर। तो ये था स्कंदन। तो वापस देख ले क्या है स्कंदन। जब द्रव विरोधी कोलाइड में क्या मिलाया हमने, वैद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या हुआ, द्रव विरोधी कोलाइड का अवक्षेप बन गया, यानी वो स्कंदित हो गया। यही घटना स्कंदन कहलाती है। और वैद्युत अपघटय का जो आयन स्कंदन की क्रिया में भाग लेता है उसे उर्णन आयन या सक्रिय आयन यानी एक्टिव आयन कहते हैं। अब इसी को लेकर ही हार्डी-शुल्जे नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, जिसे वर्तमान में हार्डी-शुल्जे नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। इसी से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है। आप 12th में स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप जेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप RPSC फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हार्डी-शुल्जे नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, स्कंदन से जुड़ा हुआ नियम है। अभी हमने पढ़ा सारे कणों पर क्या आवेश था, इस पर पॉजिटिव, और इन सारे कणों पर क्या आवेश था, नेगेटिव। तो ये सारे कण पॉजिटिव चार्ज थे, ये सारे कण नेगेटिव चार्ज थे। पॉजिटिव को न्यूट्रल कौन कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। अब मैं 3 अलग अलग नेगेटिव ले रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो Cl- ले लिया, Cl-, PO4-3 ले लिया, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं न्यूट्रल करना है। तो एक तो मैंने लिया Cl-, एक मैंने लिया PO4-3, एक मैंने लिया SO4-2। ये मैंने सक्रिय आयन ले लिए। अब सिर्फ सोचने की बात है, एक हार्डी-शुल्जे नियम आपके सामने आ जाएगा। एक मैंने लिया Cl-, एक मैंने लिया PO4-3 यानी फास्फेट आयन, एक मैंने लिया SO4-2 यानी सल्फेट आयन। ऐसे ही नेगेटिव को न्यूट्रल कौन कर रहा है, पॉजिटिव। तो मैंने 3 अलग अलग पॉजिटिव ले लिए। एक तो मैंने ले लिया Na पॉजिटिव, एक मैंने ले लिया Al+3 यानी एल्यूमिनियम, और एक मैंने ले लिया मैग्नीशियम यानी Mg+2, Mg+2। अब आप देखें कि कौन सा आयन इन्हें आसानी से न्यूट्रल कर सकता है, यानी सबसे जल्दी न्यूट्रल कर सकता है। अब सोचें आप लोग, ये +1 है तो ये -1 को यानी 1 को ही न्यूट्रल कर सकता है। क्लियर। Na+1 आयन को न्यूट्रल कर सकता है। Mg+2 देखें, ये कितना है, +2, तो ये -2 को न्यूट्रल कर सकता है। जो +2 है वो -2 को उदासीन कर सकता है, यानी ये अकेला Mg+2 इसको भी उदासीन कर सकता है और इसको भी उदासीन कर सकता है। Al+3 +3 है तो वो इसको भी उदासीन कर सकता है, इसको भी उदासीन कर सकता है और इसको भी उदासीन कर सकता है, तीनों को उदासीन कर सकता है।
यानी अगर मैं एक Na+ मिलाता हूँ तो वो सिर्फ इसको उदासीन करेगा। अगर मैं एक Mg+2 मिलाता हूँ तो वो इसको भी उदासीन करेगा और इसको भी उदासीन करेगा। और अगर मैं एक Al+3 मिलाता हूँ तो वो इसको भी उदासीन करेगा, इसको भी उदासीन करेगा और इसको भी उदासीन करेगा। तो किसने सबसे ज़्यादा उदासीन किया? Al+3 ने। तो हार्डी-शुल्जे नियम यही है, सक्रिय आयन पर जितना ज़्यादा आवेश होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आवेश ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कणों को उदासीन करेगा और कण उदासीन होंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे और स्कंदित हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो ऋणात्मक कोलाइड है, ऋणावेशित कोलाइड है, AH2S3 सोल है, उसके स्कंदन में धनायन भाग लेते हैं और धनायनों की जो स्कंदन क्षमता का क्रम आता है, सबसे ज़्यादा चार्ज जिस पर है वो सबसे ज़्यादा स्कंदन करेगा, उससे कम चार्ज वाला उससे कम स्कंदन करेगा, सबसे कम चार्ज वाला सबसे कम स्कंदन करेगा। और कॉमन सी बात है, जितना ज़्यादा चार्ज है उतने ही ज़्यादा आयन को वो न्यूट्रल करेगा। ऐसे यहाँ देख सकते हैं PO4-3, तो ये -3 है तो ये तीनों को न्यूट्रल कर सकता है। एक ही आयन तीनों को न्यूट्रल कर सकता है। ये -1 है तो ये एक आयन एक को ही न्यूट्रल करेगा। ये -2 है तो ये एक आयन 2 को न्यूट्रल करेगा, चाहे इसको और इसको। क्लियर? PO4-3 तीनों को न्यूट्रल कर देगा, तीनों को उदासीन कर देगा। तो सबसे ज़्यादा उदासीन कौन कर रहा है? PO4-3। तो अगर आप लोग नेगेटिव सोल का स्कंदन करना चाहते हैं तो पॉजिटिव आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम ये आएगा, और अगर आप पॉजिटिव सोल का स्कंदन करना चाहते हैं तो नेगेटिव आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम ये आएगा। तो यही हार्डी-शुल्जे नियम है, सक्रिय आयन पर आवेश जितना ज़्यादा होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसे हार्डी-शुल्जे नियम के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? अब स्कंदन के बाद एक घटना आती है रक्षण यानी प्रोटेक्शन। अब रक्षण क्या है? देखो, अभी हमने स्कंदन पढ़ा कि द्रव विरोधी कोलाइड में अगर हम वैद्युत बटाई मिला दें तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। अब अगर द्रव विरोधी कोलाइड में हम डायरेक्ट वैद्युत बटाई मिलाते तो उसका स्कंदन हो जाता। द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत बटाई न मिलाकर उससे पहले क्या मिला दें? द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें। लायोफोबिक कोलाइड में लायोफिलिक कोलाइड मिला दें। अब जो मिश्रण बने, अब उसमें अगर आप वैद्युत अपघटय मिलाएं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ स्कंदन नहीं होता, अवक्षेपण नहीं होता। इसी घटना को ही हम रक्षण कहते हैं। रक्षण मतलब रक्षा करना। तो किसकी रक्षा हुई? द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा हुई। द्रव विरोधी कोलाइड में अगर हम वैद्युत अपघटय मिलाते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है। अगर उसी द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघटय मिलाने से पहले क्या मिला दें? द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें तो हम देखते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं होता। द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं होता। तो यही घटना रक्षण कहलाती है। तो रक्षा करने वाला कौन है? द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड ने द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा कर दी। किससे? स्कंदन से। नहीं तो वैद्युत अपघटय उसका स्कंदन कर देता। तो द्रव स्नेही कोलाइड को हम लोग रक्षक कोलाइड कहते हैं। रक्षक कोलाइड कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं। और रक्षक कोलाइड की जो मिलीग्राम में मिलाई गई मात्रा है, मिलीग्राम में मात्रा जो स्कंदन को रोकती है, उसे हम स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर कहते हैं। स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो स्वर्ण संख्या क्या है देख लें वापिस। द्रव विरोधी कोलाइड को वैद्युत अपघटय से होने वाले स्कंदन से बचाने के लिए द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मिलाई गई मात्रा स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण संख्या का संबंध है तो स्वर्ण संख्या का संबंध है कोलाइड के रक्षण से।
कोलाइड के रक्षण से। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा, द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक एग्जांपल देके, सिंपल सा। अब मान लो ये मेरे पास द्रव विरोधी कोलाइड है। अब इसका मैंने रक्षण करना है विद्युत अपघटय से, इसको बचाना है कि इसका स्कंदन न हो। तो मैं इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिलाऊंगा। अब द्रव स्नेही कोलाइड मेरे पास दो हैं, एक तो ये द्रव स्नेही कोलाइड है और एक सपोज कि ये द्रव स्नेही कोलाइड है। तो मेरे पास दो द्रव स्नेही कोलाइड है। अब इस द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाने के लिए इसके तो चाहिए 10 मिलीग्राम। भाई इसके 10 मिलीग्राम मिलाऊंगा मैं तो स्कंदन से बचेगा, और इसका चाहिए 1 मिलीग्राम। अगर इसका मैं 1 मिलीग्राम ही मिला दूं तो भी ये स्कंदन से बच जाएगा। अब आप बताएं कौन सा कोलाइड, रक्षक कोलाइड बेहतर है, जिसके 10 मिलीग्राम मिलाने पड़े वो बेहतर है या जिसका 1 मिलीग्राम मिलाना पड़ा वो बेहतर है। भाई एक तो हम 1 मिलीग्राम डोज लें और बीमारी से ठीक हो जाएं, और एक हमें 10 मिलीग्राम डोज लेनी पड़े तो बीमारी से ठीक हो जाएं, तो कौन सी दवाई बढ़िया है? कॉमन सी बात है 1 मिलीग्राम वाली। भाई कम दवाई लेने से ठीक हो गए तो वो दवाई बढ़िया मानी जाएगी। तो स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे बेहतर कोलाइड जो है वो रक्षक कोलाइड जो है वो माना जाता है जिलेटिन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोत्तम रक्षक कोलाइड है कौन सा? जिलेटिन। और सबसे घटिया रक्षक कोलाइड है स्टार्च। तो स्टार्च की स्वर्ण संख्या जो है वो ज़्यादा है, स्वर्ण संख्या ज़्यादा है तो रक्षण क्षमता कम है, और जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कम है तो रक्षण क्षमता ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, किस द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या सबसे कम है? तो जिलेटिन की। और किस द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो स्टार्च की। क्लियर? तो स्वर्ण संख्या का मान कम होने पर रक्षण क्षमता अधिक होती है, अर्थात वो रक्षक कोलाइड बेहतर माना जाता है। तो जिलेटिन बेहतर रक्षक कोलाइड है। तो ये था रक्षण। क्लियर? अब बात कर रहे हैं हम पेप्टीकरण की। पेप्टीकरण क्या है? तो पेप्टन या पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन, क्या होता है पेप्टाइजेशन? अभी हमने पढ़ा स्कंदन में, हमने क्या पढ़ा था कि मेरे पास कोई कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन, उसमें मैंने क्या किया? वैद्युत अपघटय मिला दिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था NaCl मिला दिया, तो कोलाइडी विलयन में कोई वैद्युत अपघटय मिला दिया तो उसका अवक्षेप बन गया, उसका अवक्षेप बन गया। इस क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। और पेप्टन जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी अवक्षेप में अगर मैं वैद्युत अपघटय मिला दूं, इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं, पीपीटी के अंदर, प्रेसिपिटेट के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं तो कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया पेप्टन या पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाती है। तो ताज़ा अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदलना पेप्टन या पेप्टीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने इसका पहले दिया हुआ है, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ उसी एग्जाम्पल को। जैसे मेरे पास हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये मेरे पास KCl है, इसमें मैंने 2-4 बूंदें AgNO3 की मिला दी, 2-4 बूंदें AgNO3 की मिला दी। तो अवक्षेप किसका बन गया था? यहाँ AgCl का। तो यहाँ ये अवक्षेप बन गया था किसका? AgCl का।
अब इस अवक्षेप को अगर मैं बाहर निकाल लूँ, ये अवक्षेप मैंने बाहर निकाल लिया, छान के फिल्टर करके ये अवक्षेप प्राप्त कर लिया AgCl का। अब AgCl के अवक्षेप को मैं किसी वैद्युत अपघटय में डालूँ, जैसे यहाँ सपोज मैंने वैद्युत अपघटय ले लिया AgNO3, और यहाँ सपोज कि मैंने वैद्युत अपघटय ले लिया KCl, वैद्युत अपघटय ले लिया AgNO3, वैद्युत अपघटय ले लिया KCl। तो ये मैंने वैद्युत अपघटय ले लिया या AgNO3 या KCl। अब इसमें अवक्षेप डाल दिया AgCl का, इसमें भी अवक्षेप डाल दिया AgCl का। तो हमने पीछे एक घटना पढ़ी थी, वर्णात्मक अधिशोषण, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। तो जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से वो पहले वाले वीडियो देख लें तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ वर्णात्मक अधिशोषण होगा। वर्णात्मक अधिशोषण क्या था? जो अवक्षेप के कण होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम में से यानी वैद्युत अपघटय में से समान आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं। तो यहाँ अवक्षेप AgCl है, अवक्षेप के कण वैद्युत अपघटय AgNO3 है, दोनों में सेम आयन कौन से हैं? Ag+। तो ये Ag+ का अधिशोषण कर लेंगे। तो ये Ag+ का अधिशोषण कर लिया इन्होंने। तो अवक्षेप के जो कण होते हैं वो वैद्युत अपघटय में से समान आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं। तो अवक्षेप के कण कौन से थे? AgCl। वैद्युत अपघटय क्या था? AgNO3। तो सेम आयन कौन से हुए? Ag+। तो अवक्षेप के कणों ने क्या किया? Ag+ का अधिशोषण कर लिया। और Ag+ का अधिशोषण करते ही, क्योंकि इसने प्लस का अधिशोषण किया है, इसलिए इन सारे कणों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब सारे कणों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होगा, और ये पॉजिटिव कण जो हैं वो AgNO3 यानी प्रक्षेपण माध्यम में फैल जाएंगे और एक धनात्मक कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो इस प्रकार अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदल लिया गया। अवक्षेप था, वैद्युत अपघटय की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदल गया। ऐसे यहाँ देखें, AgCl का अवक्षेप है, वैद्युत अपघटय लिया KCl, दोनों में सेम आयन कौन से हैं? Cl-। तो अब अवक्षेप के कण क्या करेंगे? Cl- का अधिशोषण कर लेंगे, Cl- का अधिशोषण कर लेंगे, जिससे सारे कणों पर ऋणावेश आ जाएगा और ऋणावेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अतः ये दूर दूर फैल जाएंगे। अर्थात ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, नेगेटिव कोलाइडल सोल बन जाएगा, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो इस प्रकार अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदलना पेप्टन पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाता है। और इसमें जो वैद्युत अपघटय यूज़ किया जाता है उसे हम पेप्टी कारक कहते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टी कारक। तो पेप्टी करने की क्रिया में काम आने वाला जो वैद्युत अपघटय है वो पेप्टी कारक है। अब कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो सीधा देगा ताज़ा अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया कहलाती है, तो पेप्टीकरण कहलाती है। या क्वेश्चन देता है स्कंदन के विपरीत अभिक्रिया कौन सी है? स्कंदन क्या था? कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदलना। और पेप्टन क्या है? अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलना। तो स्कंदन के विपरीत अभिक्रिया पेप्टीकरण है, स्कंदन के विपरीत अभिक्रिया पेप्टीकरण है। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक पायस इमल्शन। पहली बात तो आपने इमल्शन में ये ध्यान रखनी है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, द्रव द्रव कोलाइडी तंत्र पायस कहलाते हैं, यानी जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव है। द्रव द्रव कोलाइडी तंत्र जो होते हैं पायस कहलाते हैं। पायस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो तेल जल पायस, तेल जल पायस, ऑयल वाटर इमल्शन, तेल यानी ऑयल, जल यानी वाटर, OW इमल्शन। दूसरा जल तेल पायस, वाटर ऑयल इमल्शन। तेल जल पायस और जल तेल पायस। तेल जल पायस क्या है? देखो, ये तेल
तेल जल पायस, तो जो पहले लिखा होता है उसकी मात्रा कम होती है, वो प्रक्षिप्त प्रावस्था, और जो बाद में लिखा होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वो प्रक्षेपण माध्यम। तो ये जल है, तो जो ब्लैक कलर का मैं दिखा रहा हूँ वो जल है, और जो रेड कलर का दिखा रहा हूँ वो तेल है, वो तेल है। तो तेल जल पायस में तेल की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज़्यादा है, तो ब्लैक जल है और ये तेल है। तो तेल जल पायस में तेल की बूंदें जल में फैली होती हैं, और जल तेल पायस में, अब ये तेल है रेड कलर वाला, जल की बूंदें तेल में फैली होती हैं। क्लियर? तेल जल पायस में तो क्या होगा, तेल की बूंदें जल में फैली होंगी, और जल तेल पायस में जल की बूंदें तेल में फैली होंगी। यानी तेल जल पायस में तेल की मात्रा कम, जल की मात्रा ज़्यादा होती है, और जल तेल पायस में जल की मात्रा कम और तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। दूध जो है वो तेल जल पायस का उदाहरण है, दूध तेल जल पायस का उदाहरण है। यानी दूध में तेल की बूंदें जल में फैली होती हैं। अब आप देखें, जो तेल और जल है उनका मिक्स होना आसान नहीं होता, क्योंकि तेल और जल मिक्स नहीं हो सकते, अर्थात पायस जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो इन्हें मिक्स करने के लिए जिस पदार्थ का यूज़ किया जाता है उस पदार्थ को हम पायसी कारक, इमल्शिफायर के नाम से जानते हैं। तो पायसी कारक क्या है? पायस जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और उन्हें स्थायी करने के लिए हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वो पायसी कारक कहलाता है। अब पायसी कारक क्या करता है? देखो, जैसे दूध के अंदर प्रोटीन पायसी कारक है, दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो पायसी कारक होता है। पायसी कारक क्या करता है? तेल की बूंदों के चारों ओर एक रक्षक परत बना लेता है। तो ये क्या करता है? तेल की बूंदों के चारों ओर एक परत बना लेता है, जिससे तेल की बूंदें आपस में जुड़ नहीं पाती। नहीं तो क्या होता, तेल की बूंदें आपस में जुड़ जाती और ऊपर आ जाती। लेकिन पायसी कारक ने क्या किया, जो तेल की बूंदें थी उनके चारों ओर एक रक्षक परत बना ली। अब वो बूंदें आपस में जुड़ नहीं पाती और जल में निलंबित हो जाती हैं, जल में फैल जाती हैं, अर्थात पायस बन जाता है। तो ये था पायस। तो पायस अस्थायी होता है, स्थायी करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वो पायसी कारक कहलाता है। प्रोटीन पायसी कारक का काम करता है, साबुन भी पायसी कारक का काम करता है। साबुन का मैं उदाहरण दे देता हूँ। मान लो अपने कपड़ों पर तेल लगा हुआ है, अपने उस कपड़े को साफ़ करना चाहते हैं, तो तेल जो है वो सीधा पानी में मिक्स नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, कपड़े पर अच्छी तरह साबुन लगाकर फिर उसे पानी में डालते हैं, तो हम देखते हैं तेल जो है वो पानी में चला जाता है। यानी तेल को पानी में मिक्स करने वाला वहाँ साबुन है। तो साबुन जो होता है वो पायसी कारक का कार्य करता है। तो पायसी कारक क्या करता है? तेल की बूंदों के चारों रक्षक परत बना लेता है, जिससे तेल की बूंदें आपस में जुड़ नहीं पाती और पायस जो होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं, यानी उनका निर्माण हो जाता है, पायस यानी कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया वैद्युत कण संचलन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन, पेप्टन और पायस, और इसके अलावा रक्षण। तो यदि आपको टॉपिक समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मिलते रहेंगे हम बहुत आसान वीडियो के साथ। धन्यवाद।